नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन मैं पढ़ के उससे फैक्ट निकाल के लाया हूँ। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी सोशल साइंस जिसको हम कहते हैं उसमें एक आती है चैप्टर जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। हालांकि चैप्टर तो नहीं कह सकते, सोशल साइंस का एक पार्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से उसी को अपन यहाँ पे पिक आउट करके लाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पृथ्वी के औसत घनत्व की। औसत घनत्व मतलब कहीं पे अगर 2.5 है, कहीं पे 8.5 है, तो कहीं पे 7.5 है, तो औसत कितना होगा ये हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें सरफेस की, जो पृथ्वी ये आपका पृथ्वी है, तो ये जो ऊपरी सरफेस है इसका घनत्व 2.7 जी पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन अगर वही हम कोर में चले जाएं, अंदर की बात करें, तो इसका हो जाता है 8 से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे नीचे ये आपका होता है सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे इसके कोर के ऊपरी भाग, यानी कि कोर का ही दो प्रकार होता है, एक अंदर वाला मेन कोर और एक ऊपरी कोर। ठीक है, तो जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है और आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है। अब ये जो इनर कोर है वो सॉलिड क्यों होता है? सॉलिड इस वजह से होता है कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर होता है और इतना प्रेशर होता है। प्रेशर के कारण ही ये चीज़ें सॉलिड हो जाती है। आप देखेंगे कि सबसे नीचे है, यानी कि सबसे इनर पार्ट में है, तो इनर पार्ट में होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर इतना हाई होता है कि जो ये वाला पार्ट जो आपका लिक्विड होता है उससे ज़्यादा प्रेशर इसमें हो जाता है इनर कोर में, जिसकी वजह से ये जो इनर कोर होता है वो सॉलिड हो जाता है, आउटर कोर होता है वो आपका लिक्विड होता है। तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड या सॉलिड हो, यहाँ पे काफ़ी प्रेशर की वजह से काफ़ी डेंस होगा, यानी कि ज़्यादा घनत्व होगा। इसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो सरफेस होता है वहाँ पे डेंसिटी कम होती है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये इन दोनों के मिडिल में लाई करती है इसकी डेंसिटी। तो यानी कि ओवरऑल की हम बात करें तो ओवरऑल 5.5 जी पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन अगर आउटर पार्ट की बात करें तो 2.7 हो जाएगा, और इनर पार्ट की बात करें यानी कि कोर की बात करें, ये दोनों आउटर और इनर दोनों कोर की बात करें तो 8 से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके डेंसिटी वेरी करते हैं। तो आपको याद क्या करना है, 5.5 जो कि आपके किसका होता है, एवरेज होता है घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में कितना किलोमीटर अंदर जाने के बाद टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है? आपको भी पता है जो पृथ्वी है उसका सरफेस का टेम्परेचर कुछ और होता है और इनर पार्ट का टेम्परेचर कुछ और होता है। आपको भी पता है कि ये जो इनर पार्ट है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस है, तभी तो सबसे आप कह सकते हैं कि कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो अगर आप 32 किलोमीटर की दूरी अंदर ट्रेवल करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये और 32 किलोमीटर जाएंगे तो 1 ही डिग्री बढ़ेगा, धीरे धीरे और भी टेम्परेचर वेरी ज़्यादा करते हैं, यानी कि ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आप 32 किलोमीटर और जाएंगे तो हो सकता है 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। यहाँ पे और बढ़ने का जो रफ्तार है वो ज़्यादा हो जाता है। तो सामान्यतः क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी में एक ये लाइन था कि हम पृथ्वी के सरफेस से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है अगर हम अंदर जाते हैं कितना, 32 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट फ्रेम किया गया है कि महाकल्प का सही क्रम क्या है। महाकल्प जैसे आपके बहुत तरह के महाकल्प होते हैं, 4 महाकल्प होते हैं, प्री कैम्बियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। अब आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कभी इसको इधर कर दिया जाएगा 4th नंबर पे, कभी इसको 1st नंबर पे कर दिया जाएगा, कभी इसको 4th नंबर पे कर दिया जाएगा। इस तरह से 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा क्रम सही है महाकल्प के दृष्टि से। तो देखिए, महाकल्प की दृष्टि से हम बात करें तो प्री कैम्बियन सबसे पहला महाकल्प था। अब नाम ही है प्री मतलब पहला होता है। ठीक है, तो प्री मतलब कि पहला, तो ये वाला तो आप छाट लेंगे। और सेनोजोइक में आप ध्यान दीजिएगा कि एस है, जो कि इन सभी के जो फर्स्ट वर्ड है
उसमें लास्ट अल्फ़ाबेट आप कह सकते हैं AC आता है। यहाँ पे M की बात कर रहे हैं, यहाँ पे P की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी P की बात कर रहे हैं। तो इसमें से अल्फ़ाबेट कौन सा लास्ट में आता है? S आता है, तो यानी कि सेनोजोइक लास्ट हो जाएगा। प्री आपका फर्स्ट हो गया, सेनोजोइक लास्ट हो गया, तो इतना तो आपको कंफर्म हो जाएगा। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद P से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो सेकंड वाला भी P से होगा, ठीक है। अब सेनोजोइक आपका लास्ट है तो बीच में मेसोजोइक हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं महाकल्प को, ठीक है। और ये जो सेनोजोइक है आज से 3.6 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था। आप समझ सकते हैं 6.3 करोड़ वर्ष पूर्व, तो ये प्री कैम्बियम कब स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से महाकल्प को आप डिवाइड कर सकते हैं कि जो रेंज है कि कौन से महाकल्प पहले स्टार्ट हुआ, कौन से बाद में हुआ, कौन से मिडिल में हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पे झुका ना हो तो क्या हो सकता है? पृथ्वी आपको पता है कि इस तरह से थोड़ा सा झुका हुआ है और इस तरह से पृथ्वी है, ठीक है। लेकिन अगर पृथ्वी इस तरह से, इसका धुरी एकदम से परपेंडिकुलर होता और इस तरह से रहता, ठीक है, तो क्या होता? दिन बड़ा होता, दिन रात बराबर होते, रात बड़ा होता। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से एक छांटना है। तो देखिए, अगर पृथ्वी इस तरह से लंबवत होता खड़ा, यानी कि अपनी धुरी पे लंबवत होता, तो यहाँ जो लाइट पड़ेगी वो बराबर पड़ेगी, तो यानी कि दिन और रात बराबर होगा। अगर ऐसा होता तो लंबवत खड़ा होता। लेकिन अगर ये आपका जो पृथ्वी है वो झुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात छोटी हो जाती है, कभी रात बड़ा हो जाता है तो दिन छोटी हो जाती है। ये आप वेरिएशन देखते होंगे कि कब कौन बड़ा होता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये धुरी पे झुकी होने की वजह से होता है कि कभी बड़ा कभी छोटा। लेकिन अगर धुरी पे अगर नहीं झुकी होती तो दिन और रात बरस भर, यानी कि 365 या 366 दिन बराबर ही होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई क्या है? महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो यानी कि क्रस्ट जो कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह है, ठीक है। क्रस्ट जो कि ऊपरी सतह है, ये आपका पृथ्वी का क्रस्ट हो गया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो क्या है। तो देखिए, महासागरीय क्रस्ट की बात करें और जनरली देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का ये वाला क्रस्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई पहाड़ है तो क्रस्ट की मोटाई इतना हो जाएगी पहाड़ के नीचे, ठीक है, पहाड़ के नीचे इतनी मोटाई हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे समतल है तो इतनी मोटाई हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे समुद्र है तो समुद्र इतना नीचे अंदर चला जाएगा, तो इसकी मोटाई सिर्फ इतनी हो जाएगी। तो यानी कि वेरिएबल है मोटाई। तो पूछ रहा है महासागरीय, तो यानी कि महासागरीय की मोटाई की बात करें तो ये यहाँ पे कम ही होता है, यानी कि 5 किलोमीटर के तकरीबन एवरेज होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपीय मोटाई कितना होगा, तो महाद्वीप यानी कि समतल मैदान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हिमालय पर्वत के नीचे मोटाई पूछा जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 70 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? महासागरीय क्रस्ट। महासागर ऑलरेडी इतना नीचे है, तो महासागर के तल से अब क्रस्ट जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये आपका 5 ही किलोमीटर बचेगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। लेकिन अगर महाद्वीपीय पूछे तो तकरीबन एवरेज की बात की जाती है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, 30 किलोमीटर। और अगर हिमालय पर्वत से पूछा जाए कि हिमालय पर्वत से जो क्रस्ट है उसकी टोटल मोटाई, या आप कह सकते हैं कि हाइट कितना है, तो ये कितना है, लगभग 70 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से किस आकाशीय पिंड पे है? कौन सा आकाशीय पिंड पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? मंगल ग्रह, चंद्रमा, पृथ्वी या बृहस्पति, ठीक है। तो देखिए, अगर पृथ्वी पे होता तो आप नाम सुनते कि ओलिपस नाम का कोई एक ज्वालामुखी है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा ओलिपस का नाम कि पृथ्वी पे ऐसा कोई ज्वालामुखी है। तो अब बच गया चंद्रमा, बच गया आपके पृथ्वी, बच गया मंगल ग्रह। तो देखिए, ज्वालामुखी की जो घटना होती है ज़्यादातर हमारे पृथ्वी पे होती है, तो यानी कि पृथ्वी जैसा इन्वायरमेंट कोई दूसरे ग्रह पे होगा। और अक्सर आप सुनते होंगे कि मंगल ग्रह पे जीवन हो सकती है, तभी तो मंगल मिशन अक्सर बहुत सारे जो इसरो है या नासा है वो हमेशा करती रहती है। तो यानी कि जो ज्वालामुखी होगा वो आपके मंगल ग्रह पे होगा, तभी तो वहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस कहाँ पे है, आपके मंगल ग्रह पे है। ओलंपिक से रिलेट करेंगे, ओलंपिक सबसे बड़ा गेम है, तो ओलिपस भी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और ओलंपिया
ओलंपिया, निक ओलंपिया एक सबसे बड़ा पर्वत है, वो भी आपका कहाँ पे है, वो भी आपके मंगल ग्रह पे है। तो यानी कि मंगल ग्रह पे जीवन संभव है, इस वजह से तो वहां पे ज्वालामुखी है, पर्वत है, ठीक है। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, वो कौन से आकाशीय पिंड पे स्थित है, तो ये भी आपके मंगल ग्रह पे है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंगामी जनजाति किस राज्य की मुख्य निवासी है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कौन से राज्य में अंगामी जो जनजाति है वो निवास करते हैं। तो अंगामी और नागामी इस तरह से याद रखेंगे, अंगामी नागामी इस तरह से आपके राइमिंग बन जाते हैं। इसमें भी बीच में गा है और नागा में भी गा है, तो ये नागालैंड में निवास करते हैं अंगामी जनजाति। अगर इसके एक पिक्चर की हम बात कर लें कि ये कैसे दिखते हैं, इनका वेशभूषा कैसा है, इनका आप देखेंगे कि इनका पहनावा, ये जो अंगामी जनजाति है ये आप देखिएगा कि कैसा पहनावा इनका है। ये आपका अंगामी जनजाति है, ठीक है। देखिएगा मुकुट वगैरह एकदम से बजावते लगा रखे हैं, तो ये अंगामी जनजाति है जो कि नागालैंड के मुख्य जनजाति है। और ये नागा जो ट्राइब है उसी का आप कह सकते हैं सब पार्ट है। नागा जो ट्राइब जो कि नागालैंड का आप कह सकते हैं मेजर जनजाति है, उसी का एक ट्राइब है ये अंगामी। अंगामी नागामी इस तरह से हम याद कर सकते हैं। गा दोनों में कॉमन है, तो राइमिंग भी बन जाता है, तो इससे याद हो जाएगा। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।